इंग्लिश क्लासेस कैसे हो गाइज आप सभी। और फिर से आपके सामने हो एक बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिस सेट के साथ। हर प्रैक्टिस सेट की तरह इसमें भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। और एक खास बात ये है कि ये कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लिटरेचर बेस्ड, तो वहाँ पर बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा ये आपको। नेट का एग्ज़ाम हो, डिटेल एसपी का हो, या फिर किसी भी जो लिटरेचर जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ से रिलेट करता है एग्ज़ाम, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। टीजीटी पीजीटी के लिए तो बेसिकली है ही, तो बिल्कुल इस सेशन को मिस मत कीजिएगा और पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए। चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज हमारे साथ। और सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को, अगर आखिरी तक आपको मेरे साथ जो है जुड़े रहना है, तैयारी को अपनी मजबूत करना है, और लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है ताकि वीडियो बूस्ट करें और आगे तक सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास में, हु लॉन्च द क्राइटेरियन इन 1922। क्राइटेरियन नाम की जो मैगजीन थी 1922 में वो जो इसका लॉन्च हुई थी, तो ये किसने कराई थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो गाइस टीएस इलियट पे जाएंगे। ठीक है, टीएस इलियट ने इसको लॉन्च कराया था और 1922 में। और ये एक ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन थी जो कि पब्लिश हुई थी अक्टूबर 1922 से जनवरी 1939 तक। ठीक है, 1922 से लेके 1939 तक का जो इसका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, और गाइज इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो बात है, जो क्राइटेरियन है वो एक क्या थी, वो फॉर मोस्ट ऑफ इट्स रन अ क्वार्टरली जर्नल था ये। ओके, क्वार्टरली जर्नल था। और चलिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इट वाज क्रिएटेड बाय द पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक टीएस इलियट, वॉज हु सर्व्ड एज इट्स एडिटर फॉर इट्स एंटायर रन। ओके, जो इन्होंने जो है इसके एडिटर के रूप में काम किया पूरे टाइम। What we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning। तो ये बहुत ही प्यारी सी लाइन्स हैं। तो ये आपको कहाँ पर मिलती हैं ये आपको बताना है। तो गाइज ये जो है हमारे टीएस इलियट से ही रिलेट करती हैं, लेकिन कहाँ से हैं ये लाइन्स ये आपको बताना है। तो अगर इसकी बात करें, एक टीएस इलियट का जो है 4 क्वार्टेट्स नाम का जो ये था पोएम का, एक 4 क्वार्टेट्स नाम से जो इनका एक कलेक्शन था, उसी में हमको ये लाइन्स मिलती हैं। और किसमें, लिटिल गिडिंग। ठीक है, लिटिल गिडिंग, लिटिल GIDDING, लिटिल गिडिंग। ठीक है, ओके। आइज आई डेट नॉट मीट इन ड्रीम्स इन डेथ्स ड्रीम किंगडम। आइज आई डेट नॉट मीट इन ड्रीम्स इन डेथ्स ड्रीम किंगडम। तो ये कहाँ की लाइन है और ये किससे रिलेट करती है ये आपको बताना है। तो ये जो लाइन है गाइस, ये भी जो है आपके रिलेट करेंगी कहाँ से, ये हो जाएगा आपका टीएस इलियट का एक बहुत ही अच्छा वर्क है द होलो मैन। ठीक है, द होलो मैन बाय टीएस इलियट, इसी से लाइन रिलेट करती है। विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन की जो बाइबल है वो कौन से इनके वर्क को कहा जाता है। द सन ऑल्सो राइजेज, मैन विदाउट वीमेन, अ मूवेबल फिस्ट, द ओल्ड मैन एंड द सी। कौन से वर्क को इनके कहा जाता है लॉस्ट जनरेशन की बाइबल। तो द सन ऑल्सो राइजेज को फिस्टा भी कहते हैं, अगर इसका दूसरा टाइटल पूछा जाए तो फिस्टा भी कहते हैं, और इसी से ये लिया गया है। ठीक है, 1926 में आया था ये वर्क इनका, 1926 में आया था। तो इसी से जो है ये लिया गया है, द सन ऑल्सो राइजेज को ही बाइबल कहा गया है लॉस्ट जनरेशन की। और अगर ओल्ड मैन एंड द सी, ये तो हेमिंगवे की है। ठीक है, हेमिंगवे की है ये भी। ये आया था आपका 1951 के करीब, आई थिंक 1951 में आया था। और इन दो की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कब आए थे। तो द कैरेक्टर जॉर्डन, रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन, जो रॉबर्ट जॉर्डन नाम का कैरेक्टर है ये हेमिंगवे के कौन से नॉवल में मिलता है हमको। फॉर होम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, इन अवर टाइम्स, या फिर आ फेयरवेल टू आर्म्स। तो ये कैरेक्टर जो है आपको मिलता है फॉर होम द बेल टोल्स में, यानी कि ए ऑप्शन पे जाएंगे। और इसमें जो है ये एक नॉवल है विलियम, ये जो अर्नेस्ट हेमिंगवे का, और कब आया था 1940 में, ये आपको पता भी है। ठीक है, 1940 में ये नॉवल आया था इनका। आप फेयरवेल टू आर्म्स की बात करें तो ये 1929 में आया था। चलिए देखते हैं आगे। कैथरीन बार्कले इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम हेमिंगवेज नॉवल। हेमिंगवे के कौन से नॉवल से जो कैथरीन बार्कले नाम की ये कैरेक्टर है ये रिलेट करती हैं। तो कौन से नॉवल से ये रिलेट करती हैं ये आपको बताना है। गाइस वॉर नॉवल भी कहते हैं इसको, क्योंकि वॉर, स्पेनिश वॉर से रिलेट करता है ये नॉवल। और इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है सी ऑप्शन की, यानी कि अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, वॉर बेस्ड है ये नॉवल, सी ऑप्शन पे।
तो आ फेयरवेल टू आर्म्स ये अभी बताया मैंने कि 1929 में आया था आई थिंक। तो इसमें जो है बात हो रही है, ये कैरेक्टर है कैथरीन बार्कले, ठीक है। और जो ये गाइज यहाँ पे एक ये स्टोरी क्या है इसकी, हेमिंगवे जो है फेल इन लव हो जाते हैं एक नर्स के साथ, ठीक है। रेड क्रॉस में जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करते हैं स्पेनिश सिविल वॉर में। तो सी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिज ब्रिटिश ब्रैट एस्ले इन द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है। और जो यहाँ पर जो स्कॉटिश कैथरीन बार्कले हैं, ये फेयरवेल टू आर्म्स में दिखाई गई हैं, राइट। चलिए, तो मैंने मार्क कर दिया क्या, एक सेकेंड गाइस, क्या मैंने मार्क किया है पीछे? हाँ, ये आपका हो जाएगा कि किस में है कैथरीन बार्कले, अभी अभी बताया था आपको, बिल्कुल, हाँ, आई फेयरवेल टू आर्म्स में, राइट, ये हो जाएगा। चलिए, इन विच ऑफ हिज ट्रैक्स डज मिल्टन से, अपने कौन से ट्रैक्स में मिल्टन कहते हैं कि ही हु डिस्ट्रॉयड अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स द इमेज, गॉड एज इट वर इन द आई। तो ये जो लाइन है ये आपको कौन से ट्रैक्ट में मिलती है? तो बिल्कुल एरोपेजिटिका की बात हो रही है यहाँ पर, एरोपेजिटिका की बात हो रही है, जो 1644 के करीब आई, मतलब इसी में आई थी, 1644 में आई थी इनकी ये जो वर्क है, ट्रैक्ट है। तो ये फ्रीडम जो एक लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए था, है ना, प्रेस फ्रीडम के लिए था ये ट्रैक्ट इनका, तो इसी से ये लाइन ली गई है। नोर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सराफ विंग्स ऑफ एक्सटेजी। तो ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती है? तो इसकी अगर बात करें तो ये भी हमारी मिल्टन से रिलेट करती है, मिल्टन से ही रिलेट करती है ये लाइन, लेकिन है कहाँ पर? तो इसको देखें अगर हम, तो गाइज़ यहाँ जो बात हो रही है वो थॉमस ग्रे ने रेफ़र किया है ये मिल्टन को, और कौन से वर्क में? द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। ये बता दूँ मैं आपको, थॉमस ग्रे ने ये जो है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, POES, पोएजी में ये लाइन रेफ़र की है जॉन मिल्टन को, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। और प्रोग्रेस ऑफ पोएजी जो है ये कब आई थी गाइज? ये 1754 में आई थी इनकी, 1754 में, राइट। किसकी थी? ये आपके थॉमस ग्रे की थी, और इसी में इन्होंने जो है ये लाइन ये डेडिकेट की है जॉन मिल्टन को। Who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability? तो इसकी inherent improbability के लिए किसने डिसप्रूव किया है मिल्टन की लिसिडस को? सैमुअल जॉनसन, आई रिचर्ड्स, FR लेविस या फिर TS एलियट? किसकी बात यहाँ पे करेंगे हम? तो ए ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि सैमुअल जॉनसन ने जो है इसको डिसप्रूव किया है, ठीक है। सैमुअल जॉनसन जो है डिसप्रूव मिल्टन्स लिसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटी। जॉनसन सेट, उन्होंने कहा है कि वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज़ अ लिटिल ग्रीफ, है ना। तो इस पोएम में जो है देयर इज़ नो नेचर, ओके, कोई भी नेचर की बात नहीं हो रही है। फॉर देयर इज़ नो ट्रूथ, देयर इज़ नो आर्ट, फॉर देयर इज़ नथिंग न्यू, है ना, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने लिसिडस के बारे में कही है। इन्होंने कहा है कि इट्स फॉर्म इज़ दैट ऑफ अ पास्टोरल, इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग कहा है उन्होंने इसको, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। चलिए, थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन इज़ डन। तो ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती है गाइस? ये बताइए मुझे कि ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती है, कौन से प्ले के अंदर मिलती है? विलियम शेक्सपियर के। तो आपको पता है ये सारे के सारे विलियम शेक्सपियर के हैं, लेकिन कौन से प्ले में आपको ये मिलती है? तो गाइस मैकबेथ की बात हो रही है, मैकबेथ की बात हो रही है। और कौन कहती है? एक्ट 3 सीन 2 की बात हो रही है, ठीक है। एक्ट 3 और सीन 2 की बात हो रही है। कौन कहती है? लेडी मैकबेथ कहती है ना, लेडी मैकबेथ इस बात को कहती है। मैं लिख नहीं पाती हूँ यहाँ पे प्रॉपर, इसलिए आप ऐसे ही सुन लिया कीजिएगा इस ध्यान से, तो फिर भी दिक्कत कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हेमलेट की बात हम लोग करेंगे, सॉरी मैकबेथ की, हाँ। तो द काइंड द ल्यूनेटिक, ये काइन क्या है गाइस? अच्छा लाइन है ये, सॉरी ये लाइन है गाइस, काइन है, ठीक है, लाइन है। तो लाइन जो द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट स्पोकन बाय, किसके द्वारा इसको बोला गया है? तो गाइज ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम की लाइन है। सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि ये कहाँ की लाइन है। तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम की लाइन है, लेकिन ये किसने बोली है ये आपको बताना है। तो ये सीन 5 एक्ट 5 सीन 1 की लाइन है, ये एक्ट 5 और सीन 1 की लाइन है, लेकिन ये किसने कही है ये पूछा गया है इसमें। तो ये थीसियस ने बोली थी,
है ना। थीसियस और हिप्पोलिटा की मैरिज का ही तो क्रिएशन है ना इस प्ले के दौरान। इस प्ले में जो थीम है वो क्या है, हिप्पोलिटा और थीसियस की मैरिज है। तो थीसियस ने ये लाइन बोली थी, राइट। इन विलियम शेक्सपियर हैमलेट हु सेड दिस, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। तो हैमलेट के इस प्ले के दौरान किसने ये बात कही थी? हु सेड अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। बर्नार्डो ने, फ्रांसिस्को ने, होरेशियो या फिर हैमलेट ने खुद कही थी। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन होगा, यानी कि गाइस जो ये स्पोकन की गई है ये खुद हैमलेट के द्वारा ही इसको बोला गया है, राइट। चलिए, द टर्म नेग्रीट्यूड वॉज कॉइन्ड बाय। नेग्रीट्यूड नाम का जो टर्म है बिल्कुल नया होगा आपके लिए, मुझे लगता है शायद आपने पहले नहीं सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी आप सुन रहे हैं तो अभी आप इसको जान लीजिए। तो ये किसने दिया था ये आपको बताना है गाइस, बिल्कुल। ओके, 1 सेकेंड। तो किसने दिया है ये टर्म? तो गाइस आई थिंक अगर हम बात करें तो ये टर्म आपका, आप जाएंगे सी ऑप्शन पर, ठीक है। सी ऑप्शन पर आप लोग जा सकते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा एम सीजेयर एंड लियोपोल्ड सेंगर। इन्होंने जो, बस इतना ही जाने आप इसके बारे में। स्प्रंग रिदम किस चीज़ का एग्जाम्पल है? स्प्रंग रिदम आपको पता है, एक स्प्रंग रिदम जी.एम. हॉपकिंस, ठीक है, जी.एम. हॉपकिंस ने इसको जो है जी.एम. हॉपकिंस ने इसको कॉइन किया है ना, जी.एम. हॉपकिंस। और कर्टेन सोनेट भी जो जी.एम. हॉपकिंस का है। तो ये वर्स होता है गाइस, है ना, पोएम की बात होती है यहाँ पर। चलिए, हु इंट्रोड्यूस्ड ओटावा रिमा, ये रोमन कहाँ से हो गया? सॉरी गाइस, ठीक है, ये रोमन कहाँ से हो गया, रीमा होना चाहिए। अच्छा, ओटावा रीमा को जो है किसने कॉइन किया था? तो यहाँ बात करेंगे हम लोग इंग्लिश के अंदर जो है इसको हमारे थॉमस येट, ठीक है, थॉमस येट पर हम जा सकते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज़ बेस्ट नोन एज न्यू क्रिटिक्स। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है न्यू क्रिटिक्स के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ हैरोल्ड ब्लूम और यहाँ पे क्लिंथ ब्रुक्स, क्लिंथ, ये एल होना चाहिए, क्लिंथ ब्रुक्स एंड ऑस्टिन वॉरेन की बात करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन पर हम लोग जा सकते हैं। क्लिंथ ब्रुक्स एंड ऑस्टिन वॉरेन ने जो है इन्हीं के बारे में न्यू क्रिटिक्स हम इनको कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू मेक, बिल्ड और अचीव समथिंग। किसी चीज़ को डिस्क्रिप्शन जो है हाउ टू मेक, कैसे बनाना है, कैसे बिल्ड करना है और अचीव करना है, तो उसको क्या कहा जाता है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, तो इसको क्या आप कह सकते हैं? तो गाइज ये ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है ये डी ऑप्शन पे जाएंगे आप लोग, ये ब्लूप्रिंट होता है, इसको हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू मेक, बिल्ड और अचीव समथिंग, ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एन एम्बिशियस यंग मैन है कोई भी, और रिमार्केबली डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर बिकमिंग अ मिलियनियर बाय द एज ऑफ 23। मान लिया 23 एज में वो बंदा जो है वो मिलियनियर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको इकट्ठा करना पड़ेगा सब चीज़ें कि वो क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे वो करेगा, तब जाके वो बनेगा मिलियनियर, ठीक है, ओके। अच्छा, हार्ड टू प्लीज़, जिसको प्रसन्न करना, खुश करना बहुत मुश्किल हो, तो ये फास्टिडियस होता है। ब्रिटल होता है, बहुत ही नाजुक, ठीक है, नाजुक कहते हैं आप। इरिवोकेबल है ना, जो बिल्कुल स्थिर हो, जिसको बदला नहीं जा सकता है ना, कैन नॉट बी चेंज्ड, स्थिर कह सकते हैं आप, स्थिर, ठीक है। प्रिजर्व होता है एक तरीके से फर्म रहना, दृढ़ रहना, ठीक है। चलिए, द स्टडी ऑफ द इंटेंड मीनिंग ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के इंटेंड मीनिंग को की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? सीमैटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, एटिमोलॉजी या फिर प्रैग्मेटिक्स। तो किस पर जाएंगे आप लोग? यानी कि हम जाएंगे गाइस डी ऑप्शन पर, ठीक है, डी ऑप्शन पर हम लोग जा सकते हैं। तो द स्टडी ऑफ द intended meaning of the speaker is pragmatics, okay, it means dealing with problems in a practical way, है ना, और rather than by following ideas or principles, मतलब आइडियाज़ या प्रिंसिपल्स को फॉलो किए बगैर किसी भी चीज़ के मीनिंग को, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली वे से जो है सॉल्व करना ही प्रैग्मेटिक्स होता है, ओके। इफ़ आई वर यू आई डिड until द सिचुएशन improves, तो यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा गाइज? ब्लैंक के अंदर क्या आप फिल करेंगे इनमें से?
तो ये आपका आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट है, ये शायद 2 या 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ आप बात कर रहे हैं तो इसमें गाइज आप डालेंगे कीप माई हेड डाउन। ओके, कीप माई हेड डाउन इसका मतलब है जब तक जो है यदि मैं तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो जब तक प्रॉब्लम सिचुएशंस नहीं सुलझ जाती तब तक मैं जो हूँ शांति से बैठ जाता, है ना। कीप माई हेड डाउन का मतलब है चुपचाप से बैठ जाना, कोई अफरा तफरी नहीं मचाना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। बैन योर हेड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल, यहाँ पर भी है कि खुद जाके किसी भी मुसीबत में न पड़ना। ओके, ब्रिंग थिंग्स टू अ हेड। ओके, ब्रिंग थिंग्स टू हेड मतलब बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करके जो है इकट्ठा करना माइंड के अंदर। लाफ माई हेड ऑफ। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, चलिए मैच द इडियम्स। इडियम्स को मैच करना है आपको यहाँ पर कि कौन सी इडियम किससे मैच हो रही है। तो हैव इची फीट इसका क्या मतलब होता है गाइज? बी रेस्टलेस या फिर वॉन्ट टू ट्रेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग जो है इस पे जा सकते हैं, इस पे। हैव इची फीट का मतलब है कि खुजली हो रही है पैर में, भाई बी रेस्टलेस है ना, या फिर वांट ट्रेवल मतलब उसको घूमना है फिरना है, वो बी रेस्टलेस। ओके, और कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? कोल्ड फीट का मतलब होता है रिग्रेट अ डिसीजन, फीट टू फ्राइटनिंग समथिंग। ओके, यहाँ शायद इसका ऑप्शन ही नहीं, शायद एक आध ऑप्शन गाइस जिसमें मिस हो गया है ना, सारा गड़बड़ा गया मामला। चलिए इसको छोड़ दीजिए आप, गेट कोल्ड फीट ऐसे ही सुन लीजिए इसको। देखिए इसका मतलब होता है कोई भी किसी भी अपने रिग्रेट करना किसी भी डिसीजन पे, है ना, या फीट टू फ्राइटन टू समथिंग, रिग्रेट करना कि भाई मैंने ये गलत किया है, तो गेट कोल्ड फीट है। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, इसका क्या मतलब हो जाएगा? गेट ऑन द रॉन्ग फुट, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टार्ट ऑफ इन अ बैड वे, ये हो जाएगा इसका। स्टार्ट ऑफ होना मतलब शुरुआत में ही काम का गलत तरीके से शुरू हो जाना कहलाता है गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। ओके, चलिए, और ये फील फैमिलियर विद समथिंग रॉन्ग का मतलब होता है फाइंड योर फीट, ठीक है। चलिए, फाइंड योर फीट मतलब अपने पैर मिल जाना, मतलब कहीं फैमिलियर हो जाना किसी भी चीज़ के साथ। ओवर हेड एंड ईयर्स, सर के और कानों से ऊपर, तो इसको आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा देखिए, इडियम्स थोड़ा ऐसी ही होती हैं, इसमें थोड़ा सा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, आपको थोड़ा सा देख के उससे मैचिंग करके देखना पड़ता है कि क्या बनेगा यहाँ पर। तो गाइज इसका मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपका डीपली, ठीक है, डीपली। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब जो कानों से सुना भी ना जा सके, और जो मतलब हेड, ऊपर हेड मतलब दिमाग में भी दूर दूर तक ना आए, उसको बहुत डीप। अगर मीनिंग किसी चीज़ का है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि दे वर ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली वो जो है बिल्कुल डीपली हो जाना किसी चीज़ का, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यही हो जाएगा गाइज इसका आंसर। आई होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा, अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।